सोर्सेज ऑफ फिनेंस। नाउ सबसे पहले फिनेंस के दो भाग क्या होते हैं, कहां से फंड्स आएगा उसको सोर्स और कहां पे जाएगा उसको एप्लीकेशन। लेकिन ये सिर्फ वन ट्रैक है। वन ट्रैक कौन सा, इनफ्लो ऑफ फंड्स है, कहां से पैसा आएगा उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेस। अब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड मतलब टाइम फ्रेम, पहला लॉन्ग टर्म सोर्स है। नाउ टेल मी लॉन्ग टर्म सोर्स क्या होगा, जो तुम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक इश्यू कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विथ प्रेफरेंस। क्यों प्रेफरेंस, कितने साल के लिए मैक्सिमम इश्यू कर सकते हो प्रेफरेंस, 20 years। लेट अस टॉक अबाउट सिक्योर्ड लोन्स, कितने साल के लिए इश्यू कर सकते हो, 10 years। लेट अस कम टू इक्विटी शेयर्स, कितने साल के लिए इश्यू कर सकते हो, अनलिमिटेड। सो जब आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज चाहिए, अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज कहां पे होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। तो उसमें आपको तय करना है कि आपको शेयर्स इश्यू करना है जिसमें इक्विटी हुआ, या प्रेफरेंस इश्यू करना है, या डिबेंचर्स इश्यू करना है, उसमें भी सिक्योर डिबेंचर्स रहेगा। आपको 2 से 3 साल के लिए चाहिए तो आप पब्लिक डिपॉजिट्स ले लो, वो लेकिन थोड़ा सा मीडियम टर्म में जाएगा। इन लोगों ने मीडियम टर्म दिया नहीं है, वो थोड़ा मीडियम टर्म में बैठता है। सो लॉन्ग टर्म में आपका इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स। टर्म लोन्स भी नॉर्मली मशीनरी के लिए बिटवीन 7 to 10 years लेते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, आपने मोबाइल लिया तो मोबाइल को रिचार्ज लगता है आपका, आप S24 अल्ट्रा ले लो, 1,30,000 रुपए के आसपास लगेगा। तो आप उसके लिए सपोजिटली आप लोन लेते हो, वैसे तो 8-10 महीने का हफ्ता आता है, लेकिन आप कार लोन लेते हो, मैक्सिमम कार लोन कितने टाइम के लिए मिलता है, इट इज बिटवीन 5 to 7 years, 7 साल मैक्सिमम रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन व्हाट अबाउट पेट्रोल, वो आपका शॉर्ट टर्म सोर्स होगा, और गाड़ी का सर्विसिंग। सो लॉन्ग टर्म सोर्स, जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो, आपको करोड़ रुपया चाहिए, तो आप उसमें करीबन 80 to 85 lakhs कहाँ पे यूज करोगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, 80 से 85 lakhs। बाकी 15-20 लाख तुमको मजूरी देना है, रॉ मटेरियल करना है, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स, ये सब के लिए लगेगा, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने एक शब्द यूज किया, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कैसे होता है, मेरे यहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, 10,000 रुपया पगार है, तो महीने का ₹1,00,000 परमानेंट हुआ ना, मुझे हर महीने लाख तो देना ही है, वो परमानेंट कैपिटल, तो मुझे हर महीने वो लाख तो देना ही देना है। ये सब मुझे प्लान करना पड़ेगा। एक्चुअली एक और सोर्स है जो इधर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में आएगा, इन्होंने दिया नहीं है, वो एक्चुअली मीडियम टर्म है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल इज पब्लिक डिपॉजिट्स। वो मिनिमम 6 महीने के लिए रहता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए रहता है, उसके अपने अलग से कायदे रहते हैं। तो अगेन लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स के कायदे इतने ज्यादा सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है, आप आसानी से इश्यू नहीं कर सकते, उसके लिए उतना कंपनी का नेटवर्क चाहिए, 100 करोड़, और बहुत सारे कायदे हैं उसके। अब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का सिंपल, मुझे फंड्स की जरूरत है, एक तरीका है, मैं मटेरियल सप्लायर को बोलूंगा भाई 3 महीने का उधारी दे, मेरे लिए उधारी मिल गया ना, तो ये हो गया ट्रेड क्रेडिट। लेकिन मुझे पगार तो हर महीने देना है, तो अब मैं क्या करूं, बैंक ओवरड्राफ्ट लूं, या एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मुझे मिला है 5 लाख रुपए का, मेरे पास लोन मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, प्री शिपमेंट फाइनेंस ले सकता हूं। अच्छा, फॉरेन वाला बोलता है मैं 1 महीने बाद दूंगा, फिर मेरे को 1 महीना और रुकना पड़ेगा, पर मेरे पास नहीं है, तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ले सकता हूं। मुझे दिवाली के लिए फंड चाहिए तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकता हूं। आया समझ में? सी शॉर्ट टर्म सोर्स, थोड़ा सा इन लोगों ने पब्लिक डिपॉजिट को शॉर्ट टर्म बोला है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में बैठता है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, जो 1 साल से कम है, लॉन्ग टर्म सोर्स किसको बोलते हैं, जो 1 साल से ज्यादा है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट थोड़ा मीडियम टर्म में आता है। तो जब आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो, तो आपको उसमें क्लासिक एग्जांपल इज, आप छोटा सा कैश लोन ले लो, आप बैंक ओवरड्राफ्ट ले लो, आप कैश सीसी बोलते हैं, कैश क्रेडिट ले लो, या ट्रेड क्रेडिट ले लो 2-4 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म नीड्स पूरे करेगा। अच्छा, कंपनी
कई बार लॉन्ग टर्म सोर्स का पैसा शॉर्ट टर्म में यूज करती है। भाई आपने जमीन के लिए पैसा लिया है तो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करोगे, तो आप जमीन कब लोगे? इसलिए बड़े बड़े कंपनीज बंद हुए हैं, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस या जेट एयरवेज इंडिया के टॉप के दो कंपनीज थे एक जमाने में। आज इंडिगो एयरलाइंस है ना, उसका मार्केट शेयर इज अराउंड 65% के आसपास है। एक समय तो उसका 25-30 भी नहीं था। सब कब्जा जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस का था। इन्होंने एरोप्लेन या जो कारण इन पर जो इल्जाम है, इन्होंने जो लोन लिया एरोप्लेन या जो कंपनी के लिए, वो डाइवर्ट कर दिया। अब मैंने क्लासरूम के लिए लोन लिया तो मैंने क्या करना चाहिए? क्लासरूम में इस्तेमाल करना चाहिए ना। मैं क्लासरूम में इस्तेमाल करता ही नहीं हूं तो लेक्चर कैसे ले पाऊंगा मैं? क्लासरूम ही नहीं है तो किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज दोनों ने लोन तो मिल गया उनको, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं, और उन पर इल्जाम है कि डाइवर्ट हवाला के थ्रू इंडिया के बाहर कर दिया। ये इल्जाम है उन पर, तो इसलिए वो कंपनीज बंद हो गए। एक्चुअली उनका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स का जबरदस्त मिसमैनेजमेंट हुआ। और मैं एक और बात बताता हूं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल थे, बट फंड्स का मिसमैनेजमेंट। तो आप जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म में डिविडेंड भी आएगा, दोनों का रिटर्न्स कितना है और प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है, कुछ गिरवी रखना है नहीं रखना है। पब्लिक डिपॉजिट्स में ऐसा भी होता है कि आपने कुछ गिरवी नहीं रखा तो भी चलेगा। डिबेंचर पे कंपलसरी आपको गिरवी रखना पड़ता है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी। इक्विटी प्रेफरेंस पे कुछ भी गिरवी नहीं होता, क्योंकि वो नॉन अनसिक्योर्ड या नॉन सिक्योर्ड बोलते हैं। तो आपको ये अच्छा, आपको फंड्स चाहिए बट आपके पास गिरवी देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आपका नाम अच्छा है, तो आप इक्विटी प्रेफरेंस इश्यू करो लॉन्ग टर्म के लिए। दिमाग समझ में आ रहा है? और आपको फंड्स चाहिए और आपके पास गिरवी रखने के लिए जमीन है, तो आप जमीन गिरवी रखो। मैं एक और धंधे की बात बताता हूँ। एक बहुत फेमस, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, एक बहुत अच्छा नासिक में बिजनेस है। वो लोग होटल है, सक्सेसफुल होटल है नासिक का। तो उन्होंने, उनका टर्नओवर दिन का 10, 15, 20 हजार रुपए है। अब इतने सालों से सक्सेसफुल चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि और एक दो होटल खोलना चाहिए या इन्वेस्ट, तो उन्होंने 7 करोड़ का कर्जा मार्केट से उठाया। और बिकॉज गिरवी रखने के लिए जब नहीं रहता है तो 2% ब्याज महीने का लागू होता है, 2-3%। ठीक है, तो उनका दिन का ही कम से कम 25 हजार रुपए का तो ब्याज लगता है उनको दिन का। आप हिसाब लगा लो, 7 करोड़ का 24%, मतलब कितना हुआ? 2 करोड़ हुआ। महीने का कितना हुआ? 20 लाख हुआ। तो डिवाइडेड बाय 30 करो, 70-80 हजार हो जाता है ना। तो उन्होंने अभी क्या किया, उन्होंने जो लोन लिया था वो थोड़ा सा बोलते ना जमीन, तो जमीन में आपने लोन ले लिया जमीन खरीदने के लिए, बट जमीन आपको कुछ कमा के दे नहीं रहा है, तो लोड किस पे आएगा? होटल पे आएगा। ऐसे करते करते होटल पे प्रेशर आ गया। लास्ट में होटल तो बंद नहीं कर सकते थे नाम है, तो उन्होंने क्या किया, अभी जमीन बेचना शुरू कर दिया। तो जमीन का जो वैल्यू बढ़ा, उनको 20% एप्रिसिएशन मिला, लेकिन 30% तो उन्होंने ब्याज भर दिया 2 साल में। तो उन्होंने कमाया क्या? कुछ नहीं, उल्टा गवाया। तो आप जब, और सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है पता है? वर्स्ट वर्स्ट पे वर्स्ट, वो होता है होम लोन। यंगस्टर समझते ही नहीं ये चीजें। अरे आप होम लोन ले रहे हो 20 लाख का, आपका 40 हजार का पगार है, तो 20 लाख का होम लोन आराम से मिल जाएगा, मतलब 20 हजार का हफ्ता आएगा। लेकिन आपका घर आपको कमा के दे नहीं रहा है, आप ब्याज पे ब्याज भरते जा रहे हो। अच्छा, आपने एक घर का होम लोन लिया, वो भाड़े पे चढ़ाया, 20 हजार आप हफ्ता भर रहे हो, 17 हजार आप भाड़ा कलेक्ट कर रहे हो, तो फायदा है ना, 3 हजार ही आपका जा रहा है। ये दिमाग, इसकी सबसे बेस्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड। यंगस्टर कार लेते हैं, होम लोन लेते हैं, एप्पल आई का लोन लेते हैं। अरे बट ये गवाना हुआ ना, मैं लोन ले रहा हूं बट मैं उसमें कुछ कमा नहीं रहा हूं, मैं तो गवा रहा हूं। ये आपको दिमाग लगाना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। आप कमा रहे हो तो आप रिटर्न्स दे पाओगे, आप रिटर्न नहीं दे पाओगे, लोन लिया तो वो आपका संपत्ति बेच के पैसा ले जाएंगे। अच्छा, अगेन जो हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स की, ओनरशिप, ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स में मेन 2 प्रकार, कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। उसमें रिजर्व भी आता है। सो ओन्ड फंड्स में शेयर कैपिटल कौन से 2 प्रकार के? इक्विटी प्रेफरेंस प्लस रिजर्व।
इसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। तो ओन फंड्स में बाजू में लिख देना नेटवर्थ। सो आपको डिसाइड करना है कितना ओन रखना है, कितना बोरोड, सब टक्के पे है। आपको 10 लाख की कार है, वो आपका फिक्स्ड एसेट है। आप लोन लोगे 6 लाख, तो आपका 4 लाख ओन्ड हुआ, तो 4 लाख ओन्ड हुआ तो 6 लाख बोरोड हुआ। वो आपको डिसाइड करना है। कुछ लोग 100% ओन लेते हैं, देखा जाए तो वो भी पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं जियो का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी जियो ने शेयर्स बाजार में नहीं लाया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार में, बट जियो मोबाइल का नहीं लाया। तो अब जियो मजाक थोड़ी है, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम एलोकेशन लगता है। तो रिलायंस की कंपनी है जियो, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। कितना? 2,50,000 करोड़ का कर्जा लिया था। अब उस पर ब्याज कितना आएगा साल का? रिलायंस को तो टॉप रेटिंग है, तो 5-10 हजार करोड़ का। फिर वो लोग कमा रहे थे उस समय, 2 साल तो फ्री दिया था, 500,000, अभी तो कमाई बढ़ गया उनका। तो उन्होंने क्या किया, 100% जियो में, 5% गूगल को बेचा, 2-5% फेसबुक, ऐसा अलग अलग टक्के देते गए, और उन्होंने पूरा 2.5 लाख करोड़ जीरो कर दिया। मतलब जियो पे जो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया था वो पूरा लौटा दिया, जियो का 40% हिस्सा बेच दिया। फेसबुक और गूगल और अबू धाबी के कुछ लोग हैं, अलग अलग अमेरिका के इन्वेस्टर्स, बट 60% अभी भी किसके पास है? रिलायंस के पास है। देखो क्या दिमाग लगाया उन्होंने, इन्वेस्ट किया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया, 2.5 लाख का करोड़ कर्जा लौटा दिया, 40% हिस्सा बेच दिया, 60% उनका। आज 60 जो भी कमाई है उसका 60% पूरा का पूरा मिलता है ना रिलायंस को ये। और अभी तो शेयर्स बाजार में नहीं आया है। जिस दिन जियो का शेयर बाजार में आया, मुकेश अंबानी टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में आ जाएगा। क्योंकि एयरटेल का दाम 500-600 शेयर का था, तो जियो का तो उतना होना ही चाहिए, क्योंकि जियो इंडिया का नंबर 1 है, उनके पास 40-45 करोड़ के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। नंबर 1 जियो है, नंबर 2 एयरटेल है। सो उनका शेयर्स का दाम तो एनी टाइम एयरटेल से ज्यादा ही होगा। सो उन्होंने बोरोड फंड्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू ओन फंड्स। आया समझ में? तो अभी वापस से कुछ काम हुआ रहेगा तो लिया रहेगा, लेकिन उन्होंने पूरा 2.5 लाख करोड़ का। अब वही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, उन्होंने इतना ज्यादा कर्जा लिया था, सब कंपनीज उनके बंद हो गए, रिलायंस कंपनी, बहुत सारे कंपनीज बंद हो गए। बीच में 550 करोड़ का उनको लौटाना था, लौटा नहीं पाया। अनिल अंबानी का पर्सनल गारंटी था, अरेस्ट होने वाला था, तभी मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ दिए, तो अनिल अंबानी अरेस्ट से बच गए, नहीं तो वो अरेस्ट होने वाला था। तो एक जगह कमाई, रिटर्न्स कमाई नहीं कर पाए, कर्जा लिया, तो कंपनी बंद होते गए, बिकते गए। एक समय रिलायंस कम्युनिकेशन, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जियो रिलायंस दोनों भाई अलग है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि जियो नहीं है, उसके शेयर्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के थे। तो 900 रुपए का शेयर है, फिर कम होते होते 2-5 रुपए में आ गया था। सोचो आपका 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है और बाद में हो गया 5,000 रुपए, आप तो डूब गए ना। तो आप जब लोन लेते हो तो आपका कमाई भी उतना चाहिए, कमाई नहीं रहा तो लोन पे लोन। सेम हाल पाकिस्तान का है, सेम मतलब बदतर हाल है। उनके सर पे जितना करोड़ कर्जा है, उसका जो ब्याज आता है साल का, उस ब्याज के लिए वो लोग कर्जा ले रहे हैं। सोचो, उनके नाम सर पे 40 लाख करोड़ का यदि कर्जा है, उनका ब्याज 10% तो पकड़ लो, कितना आता होगा? 4 लाख करोड़, वो भी जाने दो, 1 लाख करोड़ पकड़ लो, 1 लाख करोड़ का ब्याज उनको पे करना है। और इंटरनेशनल लेवल पे आप लोन लौटाओगे नहीं, आपको पेट्रोल नहीं देगा। ऑयल जो खरीदते ना, उनके पास भी पेट्रोल नहीं है, उनको क्रूड ऑयल सब मंगाना पड़ता है, तो वो लोग उसको रोक नहीं सकते। यस, क्वेश्चन। ऑल डॉलर्स में डिनोमिनेटेड, नॉर्मली इंटरनेशनल करेंसी डॉलर्स पे चलता है, क्रूड ऑयल का पेमेंट डॉलर्स पे होता है। अनलेस जैसे इंडिया और रशिया ने अलग एग्रीमेंट किया होगा कि हम आपको रुपीज में पे करेंगे, वो आपस का बायलैटरल एग्रीमेंट रहता है, लेकिन तेल का जो है पेमेंट डॉलर्स में होता है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, नहीं तेरे को लाइव केस बता रहा हूँ। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 40 लाख करोड़ का, एक्सपोर्ट किया तो डॉलर्स आएगा। फिर जो तेरा चिप्स पता है, मोबाइल के अंदर जो चिप्स आते हैं उस पे, अरे लाइव केस लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है?
एप्पल का आईफोन कौन बनाता है? फॉक्सकॉन। अभी फॉक्सकॉन 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग जब प्लांट डालते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, 20% इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ बनता है? तमिलनाडु। ये सब के लिए फैक्ट्री को 5-10 हजार करोड़ लगता है। ये लोग सब डॉलर्स लेकर आते हैं ना इंडिया में, तो उस प्रकार से डॉलर्स आता है। इंडिया के पास करीबन 50 लाख करोड़ का फॉरेन करेंसी है और पाकिस्तान के पास है 30,000 करोड़। और जोक की बात है, वो लोग आईएमएफ से बोल रहे हैं भगवान के लिए हमको 8,000 करोड़ दो। भगवान के लिए पाकिस्तान आईएमएफ से 2 साल से लड़ रहा है, हमको 8,000 करोड़। अडानी के पास 45,000 करोड़ कैश इन हैंड है। अकेला अडानी पाकिस्तान को बचा सकता है। एक समय रिलायंस के पास 1 लाख करोड़ कैश इन हैंड था, वो भी जाने दो। एप्पल 20 लाख करोड़ कैश इन हैंड उनके पास मौजूद है। यदि देश देखा जाए तो वो वर्ल्ड नंबर 67 माने जाएंगे एप्पल रिचेस्ट कंट्री के तौर पर। इतना पैसा है उनके पास, वो लोग देश के देश खरीद सकते हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट संभाला, सही जगह पे इन्वेस्ट किया। आज 30,000 आईफोन निकाल रहे हैं वो लोग इंडिया में, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। और एक अच्छी खबर है कि गुजरात में एक प्लांट मुझे लगता है विस्ट्रॉन का टाटाज ने खरीदा है, सो अभी टाटाज बनाएगा। और एयरबस जो एरोप्लेन है उसका दरवाजा इंडिया में बनने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये सब के लिए जो पैसा बाहर से आता है ना, इंडिया को मिलता है फॉरेन एक्सचेंज। इसलिए और इंडिया ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाए तो इमरजेंसी में जापान अपने को 1 लाख करोड़ कर्जा देगा। इमरजेंसी में जरूरत, आज तो अपने को जरूरत नहीं है। अपन 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर है वर्ल्ड के। 50 लाख करोड़ मजाक नहीं है, बहुत मजबूत है अपना देश। ठीक है, तो ये ओन्ड और बॉरोड था। एक्सटर्नल मतलब तुम बाहर से लो। बाहर से क्या लोगे? इक्विटी, प्रेफरेंस, और कहाँ से लोगे? डिबेंचर, बॉन्ड्स, फॉरेन से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन से अलग अलग प्रकार के लोन्स तुम लोगे। और इंटरनल सोर्स। अभी इंटरनल सोर्स क्या होता है? मैंने जैसे तुमको एग्जांपल बताया, तुमने 2 लाख रुपए कमाया प्रॉफिट, तुमने डिविडेंड दिया नहीं, तो 2 लाख तुम्हारे पास कैश होगा ना, वही 2 लाख वापस धंधे में लगाया। तो ये हुआ तुम्हारा इंटरनल सोर्स। मतलब तुम किसी बाहरी पर डिपेंड नहीं हो, तुम खुद के खुद फंड जनरेट कर रहे हो इंटरनली। ऑफ कोर्स इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन इतना सोचो, प्रॉफिट का जो हिस्सा तुम डिविडेंड में बांटते हो वो तो गया, वो तो तुम्हारे पास बचा ही नहीं है। लेकिन जो नहीं बांटा वो तुम्हारा है, और वही पैसा जब धंधे में लगाते हो वो तुम्हारा रिजर्व हो गया। अभी सिंपल सा है, फेसबुक ने व्हाट्सएप कितने में खरीदा? 20,000 करोड़। ये लोग ऑल कैश डील करते हैं, इनके पास इतना कैश रहता है कि इन्होंने खुद के पैसे से लोग खरीदते हैं। एप्पल ने बीट्स कंपनी को खरीदा 5,000 करोड़ में। टाटाज ने खरीदा कोरस स्टील कंपनी को 40,000 करोड़ में। जैगवार को खरीदा 33,000 करोड़ में। तो ये था तुम्हारा सोर्सेज ऑफ फिनेंस। कोई डाउट?